विभूति जी को उनके जन्मदिन पर और 75वें जन्मदिन पर बधाई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इनकी मूल योजना 26, जैसा संजय जी ने भी कहा कि यह विचार विमर्श या गोष्ठी 26 नवंबर को होनी थी। विभूति जी को मैंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है और आजकल संविधान दिवस बहुत घर घर मनाया जा रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, पार्लियामेंट में आदि आदि। तो बहुत कार्यक्रम होंगे और मुझे भी 2-1 जगह जाना होगा, इसलिए आप 27 रखिए। तो उन्होंने मान लिया। अपने मित्रों से भी कहा कि मैं पहले बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि राजीव वाले साहब ने हाँ किया होगा, तो उसके बाद 27 को हम लोग मिल रहे हैं। तो इनके 75वें पर गोष्ठी का श्रेय तो मुझे आप दीजिए। और इसलिए ये विभूति जी के बारे में पहले मैं 2-1 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पुलिस अफसर के रूप में इनको मैंने नहीं देखा है। ये अच्छा हुआ या बुरा? ये आप तय करिए। लेकिन इनको मैंने देखा एक कुलपति के रूप में, और जब ये कुलपति हुए तो बार बार इनके यहाँ से इनके दूत या इनका स्वयं मुझे फोन आता था कि आप वर्धा आइए। 2-3 साल बाद मैं गया भी और संविधान पर इन्होंने मुझे मेरा वहां भाषण करवाया। विभूति जी को इस बात का, हम सब लोगों को इस बात का इनके प्रति सम्मान, आदर और एक तरह से कहना चाहिए कि इनको श्रेय दिया जाना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दिल्ली में एक बिल्डिंग से बरसों चल रहा था, उसे जाकर इन्होंने उसे स्वरूप दिया, स्थापित किया और सचमुच एक जीवंत विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने उस विश्वविद्यालय को स्थापित किया। जब मैं गया था तब, आज वहाँ वैसा वातावरण है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तब वो सचमुच अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तरह से था, क्योंकि जापान के भी विद्यार्थी आए हुए हैं, चीन के भी विद्यार्थी आए हुए हैं और वो हिंदी सीखने के लिए आए थे, हिंदी पढ़ने के लिए आए थे। तो विभूति जी को एक कुलपति के रूप में इन्होंने जिस तरह से विश्वविद्यालय को चलाया है, और दूसरी बात, इनकी को अगर इस बात का दर्द है कि आज के विश्वविद्यालय बहुत जकड़ गए हैं, तो इनका दर्द सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में इन्होंने इस बात की कोई कसौटी नहीं रखी कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। तमाम, मैं कहूँगा कि पत्रकारिता में जो रिटायर हुए लोग हैं या जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको बुला करके उन्होंने एक जगह दे दी कि आप आइए, पढ़िए लिखिए। और ये सिलसिला मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे जानकारी है, तो केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे 1905-07 में, सर आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने किया था। अगर आपको मालूम हो तो डॉक्टर राधा कृष्णन मैसूर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए कोशिश कर रहे थे और वह बहुत ही निराश थे, लेकिन उनकी प्रतिभा, क्योंकि उन्हीं दिनों उन्होंने एक लेख लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर
कि जो कि अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद आया था उसके आधार पर, और वो लंदन के रिसर्च जर्नल में छपा, जिसके कारण से वे बहुत पीड़ित भी किए गए। उस राधा कृष्णन को सर आशुतोष मुखर्जी ने 2 बार 3 बार 4 बार आदमी भेजकर और कहा कि तुम आओ, मैं फिलॉसफी की एक चेयर बनाता हूं। और सचमुच कलकत्ता अगर राधा कृष्णन न गए होते तो उस राधा कृष्णन को हम नहीं जानते जिन्हें हम आज जानते हैं, जिन्हें आपको बताऊं कि जब 15 अगस्त यानी 14 अगस्त की रात 12 बजे, ठीक 12 बजे आजादी मिलनी थी, और अगर आप सर्वपल्ली गोपाल की राधा कृष्णन की जीवनी पढ़ें तो उसमें इसका जिक्र है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप तब तक बोलते रहिए जब तक 12 बजे का घंटा बज न जाए। और केवल उस समय 14 अगस्त की रात संविधान सभा में 2 ही भाषण हुए, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का। तो मैं विभूति जी को उस रूप में देखता हूँ। इन्होंने जो विषय हमारे लिए विचार विमर्श के लिए, बातचीत के लिए या कुछ कहने के लिए रखा है, तो मैं आपसे ये कहूँ कि जिन लोगों को आपने सुना है और मैं भी कुछ कहने जा रहा हूँ, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि कोई किसी से सहमत नहीं है। कोई कहे या ना कहे, सबका अपना एक जीवन दर्शन है, और यही इस लोकतंत्र की खूबी है। इसके लिए आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए लोकतंत्र संकट में है या संकट लोकतंत्र में संकट और संकट में लोकतंत्र, ये जो विषय है वो लखनऊ में एक भूल भुलैया है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा। तो जिस भूल भुलैये में आप, वो पर्यटक स्थान भी है, उस भूल भुलैये में जब आप जाते हैं तो विभूति जी ने हमको ऐसा विषय बनाया है जिसमें हम भूल भुलैये में घूमेंगे। सुनने वाले भी उस भूल भुलैये से गुजरेंगे और बोलने वाला भी गुजरेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये जिन शब्दावलियों से हम परिचित हैं, मैं उन शब्दावलियों का उल्लेख नहीं करूंगा, उसमें एक लोकतंत्र भी है, वे अपना अर्थ खो रहे हैं या उनका अर्थ बदल रहा है। और ये बात मुझसे पहले बोलने वालों में कि बातचीत में जितने आप कंट्राडिक्शंस खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जिन शब्दों से हमारा लगाव है, जिन शब्दों को हमने अपने दिमाग में दर्ज कर रखा है, आज 2025 में या इसको कहिए कि 10-11 सालों में उन शब्दों का वही अर्थ है या कुछ और अर्थ हमको ग्रहण करना चाहिए, यह एक बड़ा प्रश्न इस समय का है। और ये प्रश्न अचानक पैदा नहीं हुआ। इस प्रश्न का एक लंबा इतिहास है कि आखिर ये शब्द अपने अर्थ क्यों स्वयं खो रहे हैं। वो हैं, उनसे हमारा लगाव भी है, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे, लेकिन जिस रूप में हम लोकतंत्र को जानते हैं, जिस रूप में हम लोकतंत्र को पहचानते हैं, जिस रूप में लोकतंत्र की हम किताबों में परिभाषा करते हैं,
क्या वही लोकतंत्र है या भारत में अपना भी कोई लोकतंत्र था? भारत में कोई अपना लोकतंत्र होना चाहिए और भारत में अपने लोकतंत्र को यहाँ के लोग कैसे उसको पहचान रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने एक बाड़े में बंद है और उस बाड़े से निकलने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र का संकट या लोकतंत्र में संकट नहीं है। संकट कहाँ है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संकट है संवाद का। और भारत में लोकतंत्र की अगर कोई आप आदिम जमाने से या भारत जब से है तब से हम अगर खोजें कि दरअसल हमारी लोकतांत्रिक परंपरा क्या रही है तो पाएंगे कि उसमें एक संवाद का तत्व रहा। तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि ये नहीं कि समाज की स्थिति क्या है। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि संवादहीनता क्यों पैदा हुई है। और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि आज मान लीजिए जिसको विभूति जी ने भूल भुलैया जिसको मैंने कहा और विभूति जी ने अपना विषय बताया, वो वास्तव में अगर है विषय तो यह है कि हमको खोजना चाहिए, हमको जानना चाहिए, हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दरअसल हम जिस दौर में हैं वो संवादहीनता का दौर है। हम एक मंच पर बैठते हैं जरूर, जैसे अगर आपने भी जिक्र किया, हालांकि इतना आपने कुछ दूसरा जिक्र किया, लेकिन कल जो संविधान सदन बना है उस संविधान सदन की तस्वीर अगर आपने देखी हो, मेरी दिलचस्पी है इसलिए मैंने, और संयोग से मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी जा रहा था एक जगह से, 2-2.5 घंटे का हमारे पास समय भी था, तो हमने अपने मोबाइल में वो लाइव आ रहा था, मैंने देखा उस मंच पर राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, ओम बिरला हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, हरिवंश जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर और 2-3 उनके मंत्री हैं, सब हैं मंच पर तो हैं और हम देख रहे हैं कि मंच पर वो हैं, लेकिन क्या उनमें कोई संवाद है? संवाद बनाने की कोई कोशिश हो रही है? पहले संवाद था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है समाजवाद का इतिहास, हैदराबाद के उनके मित्र ने छापी थी। मैंने उसको एक बार पढ़ने की, बहुत पहले की बात है, मैंने उसको पढ़ा तो उसमें एक प्रसंग है कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों रात को 11:30 साढ़े 11 बजे तीन मूर्ति जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू से बात करते हैं और रात के 1:30-2 बज जाते हैं। लोहिया जी अपने समाजवादी साथियों को बता रहे हैं कि जाने से पहले हम और जेपी आपस में बात नहीं करते थे कि नेहरू से क्या बात करनी है, और आने के बाद भी नहीं बात करते थे। परंतु उस बातचीत का लोहिया पर इंप्रेशन क्या है वो उन अपने साथियों को जरूर उन्होंने उसमें बताया है। ये जो संवादहीनता है उस समय भी थी,
यानी एक प्रधानमंत्री अपने दो पुराने मित्रों को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, उस संवाद की दिशा ये है। और आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके अगर कोई सर्वे करे, पता करने की कोशिश करे, तो पता ये चलेगा कि पार्टियां आज लोकतंत्रहीनता के दौर से गुजर रहे हैं। और लोकतंत्र की कोई भी परिभाषा में जो हमने प्रणाली अपनाई है, वो प्रणाली कोई आज अचानक तय नहीं हुई है। 1934 की घटना है। 1934 तक आप पाएंगे कि महात्मा गांधी संसदीय प्रणाली के खिलाफ थे। 1934 में बिहार में भूकंप है और महात्मा गांधी राजेंद्र बाबू के आग्रह पर भूकंप के राहत काम में पहुंचे हैं। 1934 तीन बातों के लिए याद किया जाना चाहिए, बिहार के भूकंप के लिए भी, लेकिन उसके अलावा दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। 1934 में समाजवादी पार्टी की जेपी ने पटना में स्थापना की, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसका भले फैसला नासिक की जेल में हुआ हो 1934, लेकिन इससे भी बड़ी बात 1934 की यह है कि जिस महात्मा गांधी ने संसदीय प्रणाली को बांझ और वेश्या दोनों कहा था, संसद को कहा था, उस महात्मा गांधी ने अपने विचार को दरकिनार रख कर दिया और डॉक्टर मुख्तार अंसारी गांधी जी से मिलते हैं। डॉक्टर मुख्तार अंसारी गांधी जी के बहुत करीब थे गांधी जी, बल्कि गांधी जी ने कहा, लेकिन संवाद नहीं। और अब उसका जो स्वरूप हो गया है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि संवाद हो कैसे। और मैं एक आपको घटना बताता हूँ। योगेन जी उसको थोड़ा जानते हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, तो जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो हमारे कुछ मित्र हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि कुछ संवाद होना चाहिए। मैं ये लंबा किस्सा हो जाएगा और समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, जरूर ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, एक धर्मपाल जी हुआ करते थे। मैं उनको बहुत मानता मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो गांधी जी को भी क्रिटिकली देख सकते थे। और धर्मपाल ने एक दिन मुझे कहा कि आप अंतर धार्मिक, अंतर विचारधारात्मक एक संवाद का आयोजन करिए। उसमें हमारे साथी विजय प्रताप भी लगे, पानी वाले बाबा भी लगे, बहुत लोग लगे और हम लोगों ने 80-85 ऐसे लोगों को जुटाया जिनसे आपस में बातचीत हुई। लेकिन 5-6 महीने पहले हमने वो तारीख तय की थी और जब संवाद हुआ तो बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो चुका था। तो जब हम लोग बैठे वृंदावन के एक नए आश्रम में, तो बात ही न शुरू हो। खैर वो बात हुई, कई दिन तक हुई। उसके कुछ दिनों बाद जब कुछ लोगों ने कहा कि फिर से संवाद होना चाहिए और आप कहेंगे तो चंद्रशेखर जी इसके लिए तैयार हो जाएंगे, तो मैंने कहा कि आप लोग अपना देखिए, यानी आप लोग
संवाद के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, आप अपना निर्णय करिए। चंद्रशेखर जी से हम कहेंगे, चंद्रशेखर जी तो बातचीत के लिए, चंद्रशेखर जी ही एकमात्र ऐसे राजनीतिक नेता मैं जानता हूं जिनको बात करने में रस आता था, और कोई भी आ गए तो हम लोग गए, वो तैयार हो गए, और वो 4 लोगों के दस्तखत से वो राष्ट्रीय संवाद शुरू हुआ। 1995 की बात है। भारत यात्रा केंद्र में वो संवाद था। उसमें सीपीआई के भी लोग थे, मजदूर संघ के भी थे, उसमें सीपीएम के भी थे, उसमें बीजेपी के भी थे, सब थे। 150-200 लोग थे, साहित्यकार भी थे उसमें। और वो एक सिलसिला चला, और 95 से लेकर 2002 तक चला। वो बातचीत टूट गई, सवाल नहीं चला आगे। क्यों नहीं चला, आप लोग कभी योगेंद्र यादव जी से पूछिएगा। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको लोकतंत्र की बुनियाद है संवाद, आपस में बातचीत। और आपस में बातचीत न परिवारों में हो रही है, न पार्टियों में हो रही है, न स्कूल कॉलेज में हो रहा है। और मैं ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। विभूति जी ने ये कहा संविधान के बारे में एक बात, तो मैं आपको कुछ बातें तथ्य की बताता हूँ। इन्होंने जो कहा वो तथ्य हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तथ्य देता हूँ। मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, और मुझे लगता है कि हम कोशिश करते हैं समझने की। संविधान जब बन रहा था तो एक बहस संविधान सभा में थी, और एक बहस संविधान के बाहर, सभा के बाहर थी। संविधान सभा के बाहर जो बहस थी उसके कई नायक हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो संविधान सभा से बाहर बहस हो रही थी, उसमें हिंदू महासभा जिस तरह का संविधान बनाना चाहती थी वैसा वो ड्राफ्ट भेज रहे थे। श्रीमन नारायण गांधी जी का संविधान बना करके और भेज रहे थे। एक दक्षिण भारत के वकील ने एक ड्राफ्ट बना करके भेजा, और वो इसलिए भेजा क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा, उसमें गांवों की पंचायत की का कोई उल्लेख नहीं था। तो संविधान सभा में उस पर जो बहस हुई है उसको आप देख लीजिए, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन फिर जिसने भेजा दक्षिण से, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंत में जोड़ा, और इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो क्लॉज 40 है वो जोड़ा, और बाद में वो 72वें 73वें 74वें संविधान संशोधन के रूप में आया है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, अब उस पर मैं आऊंगा अभी, वो ये कि संविधान सभा के बाहर एक नागरिक संविधान सभा की क्या जो पहला ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का ड्राफ्ट संविधान सभा के पटल पर रखा गया, लेकिन वो ड्राफ्ट 8 महीने पहले सर्कुलेट कर दिया गया था और देश भर में लोग उसको जानते थे। तो एक नागरिक जो किसी राजनीतिक दल का नहीं था, जो कोई प्रोफेसर भी नहीं था, संविधान सभा और उस ड्राफ्ट को पढ़ रहा था, और उसने पहला लेख लिखा, और इस तरह से उस व्यक्ति ने 4 लेख लिखे, और उस व्यक्ति का
नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वो चारों लेख जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वाङ्मय छपा है उसको आप पढ़िए। उसका जो चौथा लेख है वह चौथा लेख है इस संविधान का क्या करें। और मैं जहां तक जानता हूं, मैं कृष्णनाथ जी एक बहुत अच्छे विचारक थे। कुछ साल पहले जब वो जीवित थे तब मैं उनके पास गया और कमलेश शुक्ल को भी कृष्णनाथ जी ने बुला रखा था आनंद कुमार के घर पर। मैं कृष्णनाथ जी से ये समझना चाहता था कि आखिर संविधान सभा का बहिष्कार समाजवादियों ने क्यों किया, और उन्होंने मुझे बताया भी, उसको हमने इंटरव्यू भी किया है, वो छपा भी है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं और उस व्यक्ति का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने लिखा कि जो संविधान बन गया है उसको वो हमारे लोगों ने बनाया है, उसको स्वीकार करो और जरूरत पड़े तो उस संविधान का परिष्कार करो। ये तथ्य मैं आपको बताना चाहता था। और संविधान के बारे में दूसरी बात जो आपके काम की होगी वो मैं बताना जरूर चाहूंगा कि बहुत सालों से संविधान के बारे में समझने की मैंने कोशिश भी की। एक हमने किताब बनाई, संविधान की अनकही कहानी। उर्दू में भी वो उसका अनुवाद हुआ, उसका अभी अंग्रेजी में भी अनुवाद हो गया है। कई भाषाओं में उसका अनुवाद होगा, क्योंकि ये लोग, जैसे अभी एक महिला दवे हैं, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है कि आप मैं गुजराती में भी करना चाहती हूँ। लेकिन उसमें जो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये कि सब लोग ये जानते हैं कि संविधान एक स्वर से सबकी सहमति से स्वीकार किया गया, ये सच है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि 17 नवंबर 1949 से लेकर 24 नवंबर 1949 तक जो संविधान सभा में भाषण हुए हैं वे क्या हुए हैं? अभी जब 2019 का चुनाव चल रहा था तो प्रोफेसर जयराम रमेश को मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी मानता हूँ, मैं उनका आदर भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वीके कृष्णमेनन की बहुत अच्छी जीवनी लिखी। वीके कृष्णमेनन की जीवनी में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास भी है, और वो लंदन में जो कुछ हो रहा था या हमारे आज़ादी से पहले मई जून तक जो कुछ हो रहा था उसका इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है कि किसी को भी सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में जयराम रमेश ने ये कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अभारतीय संविधान है। मैं इस मंच से, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मैं इस मंच से जयराम रमेश को चुनौती देता हूं कि जरा संविधान सभा की बहस में से वो वाक्य निकाल करके आप बता दीजिए कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात कही थी। और मैं आपको बताता हूं कि 17 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में हुआ ये पहले किस्सा सुना देता हूं आपको। 16 नवंबर को संविधान पर जो बहस होनी थी हो गई, संविधान का ड्राफ्ट पूरा हो गया, केवल 2 काम रह गए थे जिसके जो 24 जनवरी 1950 को पूरे हुए। तो राजेंद्र बाबू ने ये सोचा, ये मैं अपनी कल्पना से बता रहा हूँ कि क्योंकि वो उसमें उन्होंने कहीं ये लिखा नहीं है, संविधान सभा की प्रोसीडिंग में ये नहीं है, और ना ही मैं आपको ये भी कहूं कि संविधान सभा या संविधान के बारे में अगर आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो 20 शिवा राव ने जो 4 वॉल्यूम, अब वो 6 वॉल्यूम हो गया है,
ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो संविधान सभा के सामने रखे गए थे। तो मैं ये कह रहा था कि 16 नवंबर को जब बातचीत पूरी हो गई तो राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के सदस्यों से कहा कि आप में से कुछ लोगों को अपने मन की बात कहनी होगी तो जरा हाथ खड़ा करिए और मैं एक एक करके चेहरा देख करके आप लोगों को बुलाऊंगा। तो करीब 150-200 हाथ खड़े हो गए। करीब 290-92 की संविधान सभा थी। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि अब हाथ खड़ा करने से बात नहीं बनेगी, आप लोग पर्ची भेजिए। और पर्ची भी आई तो 170 या 75 पर्चियां आई। फिर उन्होंने एक एक करके बुलाना शुरू किया। मैं आपसे कहूंगा कि वो भाषण आपको पढ़ना चाहिए। संविधान जो स्वीकृत हुआ है और जो भाषण हुए हैं दोनों आमने सामने है, और उसी में से एक भाषण है पंडित कमलापति त्रिपाठी का, जिनके भाषण में ये वाक्य है कि ये संविधान अभारतीय है। रमेश जयराम ने उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर डाल दिया। चूंकि कि उन भाषणों को पढ़ने के बाद अपनी किताब में कुछ भाषणों को के सार मैंने दिए हुए हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले लोकतंत्र का जो असली संकट है उसकी जड़ कौन है, मैं कौन है, उसकी जड़ में विभूति नारायण राय की बिरादरी है। और ये बात मुझसे आप सहमत हो या ना हो, मैं अपने अनुभव से ये बात कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार अगर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं के भ्रष्टाचार, अब दलाल घूमते नहीं हैं दिल्ली में, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शासन तंत्र का जो भ्रष्टाचार है मनमोहन सिंह के समय में जितना रहा होगा उससे कितना गुना बढ़ गया है मैं नहीं जानता, परंतु मुझे लोग आकर के बताते हैं। ये जो संकट है उसको, संकट की नब्ज पर हाथ रखने की आप हिम्मत क्यों नहीं करते? संकट लोकतंत्र का नहीं है, लोकतंत्र के ढांचे का नहीं है, संकट है लोकतंत्र को जो चला रहे हैं वो प्रो पीपुल नहीं है। उनको गांव के लोगों का या शहर में जो गरीब हैं उनके दर्द का भी पता नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उनका एक वाक्य है, उस वाक्य को कांग्रेसी याद नहीं करते, उस वाक्य को कम लोग याद करते हैं। मैं उस वाक्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमको जंग लगा एक जहाज दे दिया। मैं जवाहरलाल नेहरू की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी उनको मिली, उस ब्यूरोक्रेसी के स्वभाव को, यानी जंग लगे जहाज को उन्होंने समझा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, उनके मित्रों ने पूछा या नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, कि जंग लगे जहाज को आपने कितना ठीक किया। और उनके जो सहयोगी थे सरदार पटेल,
वे जंग लगे जहाज को ही सबसे बड़ा उपकरण मानते थे। और मैं दूसरे 2-3 और प्रधानमंत्रियों को जानता हूं जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े प्रशंसक हैं। आज एक विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए हैं। सवाल जवाब में मैंने उनकी जीवनी लिखी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि राजनेता जो है बढ़ई होता है और उस रंदा उसके हाथ में होता है, रंदा जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो एक प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी को जंग लगा जहाज कहता है और एक प्रधानमंत्री अपने को बढ़ई मानता है और कहता है कि रंदे से हम गणेश जी बना लेंगे या कोई और मूर्ति बना लेंगे। तमाम मोली की प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से लेकर और तमाम जितनी सब कवायदें पहले हुई हैं, उन कवायदों के बावजूद शासन तंत्र के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और शासन तंत्र के स्वभाव को बदलने की अगर किसी ने सार्थक कोशिश कभी की और उसका कुछ उपाय बताया तो वह एक व्यक्ति है और उसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। मैं आपको कहूं कि 1959 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उस पत्र में 2 बातें लिखी। नंबर बात उन्होंने लिखी कि शासन तंत्र को बदलने के लिए, राज्य व्यवस्था को बदलने के लिए के बारे में आप सोचिए। और जो सवाल जयप्रकाश नारायण ने उठाया, उनकी एक छोटी सी किताब है। मित्रों, आप उस किताब को अगर पढ़ें तो आपको बहुत इस प्रश्न को समझने में मदद मिलेगी। राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव, उसमें बड़े लोगों को उन्होंने कोट किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन तंत्र को प्रो पीपुल बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और ये है हमारे पूरे लोकतंत्र में का नहीं, बल्कि लोगों तक जो उनकी आकांक्षाएं हैं उस तक पहुंचाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो मशीनरी आज तक बनी नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है, मैं 2 उदाहरण देकर अपनी बात जल्दी समाप्त कर देता हूं। पीवी नरसिंह राव की अल्पमत की सरकार थी, तो उन्होंने बीजेपी के 2 एमपीओ को समझाया बुला करके और कहा कि तुम एक शिवराज पाटिल को प्रस्ताव दो। मैं उन दिनों लोकसभा की रिपोर्टिंग करता था। 1986 से 2004 तक मैं लगातार लोकसभा की रिपोर्टिंग करता था, तो मैं अंदरूनी किस्से जानता था। राम कापसे और राम नाईक को राव ने बुलाया, इन दोनों ने प्रस्ताव दिया और जो प्रस्ताव दिया वो एमपी लेडी स्कीम है, अब एमएलए लेडी स्कीम भी है। योगेंद्र यादव के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। ये बात दूसरी है कि योगेंद्र यादव उसके बाद इनको समझ में आ गया कि ये आदमी गड़बड़ है। मुझे थोड़ा पहले समझ में आ गया था। अभी तक समझ नहीं आया जिसके साथ आप हैं वो गड़बड़ है। चलिए आगे मैं जिसके साथ हूँ वो गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ आपके देखने के ढंग में है। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एमपी लेडी स्कीम है और एमएलए लेडी स्कीम है, इसको जरा एक नागरिक के नाते अगर आप देखें
तो खुलेआम रिश्वत है या नहीं है? भारत सरकार अपने सांसदों को रिश्वत दे रही है और उससे दो बातें हुई हैं। एमपी जो जनप्रतिनिधि होता था वो अब आज व्यवहार में, वो किसी भी पार्टी का एमपी हो, व्यवहार में वो अपनी फंड का मैनेजर है। और उससे हुआ क्या है, इसका संबंध शासन तंत्र से कैसे जुड़ता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले अगर कोई लोकसभा का, मान लीजिए विभूति जी जिस जिले से आते हैं उसमें एक जय बहादुर सिंह होते थे, सीपीआई के बड़े नेता होते थे। जय बहादुर सिंह अगर किसी कलेक्टर के पास चले जाते थे तो कलेक्टर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा होता था, उनको सम्मान देता था और कहता था कि बताइए क्या आदेश है। आज कोई एमपी किसी कलेक्टर के दफ्तर में जाए तो क्या एमपी वो कलेक्टर उठकर खड़ा होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आया है एमपी नेट स्कीम के पैसे में अपना हिस्सा लेने के लिए। आप संकट के जो स्वरूप हैं उसको हम समझें। मूल संकट मेरी नजर में, मैं वही ये बात कह करके पूरी करता हूँ कि शासन तंत्र को प्रो पीपुल बनाने के लिए जो राजनीतिक दलों में, राजनीतिक नेताओं में संवाद होना चाहिए, उसका अभाव है।